हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा कल बहुत अमेजिंग फेबुलस एंड फंटास्टिक लेक्चर खत्म हुआ है, जो कि था एटॉमिक रेडिएशन आयनिक रेडियस पर। उसको हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा है, बहुत वेराइटीज के क्वेश्चन देखे हैं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं पीरियोडिक टेबल का सेकंड पिलर, सेकंड मोस्ट ऑफ द पिलर, जिसका नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आप इन तीनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, मैं आपको समझाता हूं जरा फील के साथ। फील कैसा? जैसे मान लो ये मेरा एटम है। एटम के अराउंड क्या होती है? बहुत सारी ऑर्बिट होती है भैया, बहुत सारी ऑर्बिट होती है। और उन्हीं ऑर्बिट में हमारा इलेक्ट्रॉन चक्कर मारता रहता है, चक्कर मारता रहता है, चक्कर मारता रहता है। अब यदि मुझे इस इलेक्ट्रॉन को भगाना है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन अपने आप निकल जाएगा? नहीं निकलेगा भैया। अपने आप तो बांग्लादेशी नहीं जा रहे, उन्हें हमें धक्का मार के निकालना पड़ रहा है। तो फिर भी ये तो एटम है, एटम के अराउंड ऑर्बिट होती है, उनमें हमारा इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहा है। उस इलेक्ट्रॉन को हमें उस एटम से बाहर निकालना है, तो अपने आप जाएगा क्या? नहीं जाएगा। उसको निकालने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, और जो एनर्जी हम देंगे वही हो जाएगी साफ शब्दों में आयोनाइजेशन एनर्जी। कैसे? जरा देखो, ये मेरा सुंदर सा एटम है, ये इसकी बहुत सारी ऑर्बिट है, और ये आउटर मोस्ट वैलेंस शेल वाली इलेक्ट्रॉन है। ये आउटर मोस्ट शेल है, उसके ये इलेक्ट्रॉन है। कभी मुझे इस इलेक्ट्रॉन को यहां से धक्के मार के बाहर निकालना है, रिमूव करना है, तो क्या ये अपने आप जाएगा? क्या नहीं जाएगा भैया। तो इसको निकालने के लिए मुझे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, और जितनी एनर्जी मैं दूंगा वही एनर्जी क्या हो जाएगी? मेरी आयोनाइजेशन एनर्जी। तो किसी भी एटम के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी हम देते हैं वही एनर्जी क्या कहलाएगी? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ अ गैसियस आइसोलेटेड एंड न्यूट्रल एटम। अब भैया ये आइसोलेटेड एंड गैसियस एटम क्या होता है? तो पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन एक बार बता देता हूं क्या होती है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट वैलेंस शेल। आखिरी की शेल से निकालने के लिए जो सबसे कम एनर्जी लगेगी ऑफ एन आइसोलेटेड न्यूट्रल एंड गैसियस स्टेट एटम। मतलब जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कौन से एटम में से निकलेगा? जो आइसोलेटेड होगा। आइसोलेटेड मतलब सिंगल होगा। जैसे हम कहते हैं कि मोदी जी ने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया है पूरी दुनिया में, तो उसका क्या मतलब क्या होता है? कि पाकिस्तान अलग थलग पड़ा है, अकेला कोने में पड़ा है। तो जब भी हम एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एटम हमारा कैसा होना चाहिए? आइसोलेटेड, मतलब सिंगल एटम। सिंगल एटम में से हम इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं और सिंगल एटम में ही हम इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। ठीक है भैया। गैसियस स्टेट का मतलब क्या होता है? कि जब भी हम किसी सिंगल एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उस एटम की स्टेट होनी चाहिए भैया गैसियस फेस। उसका फेस कैसा होना चाहिए? गैसियस फेस। सॉलिड लिक्विड फेस में से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं होगा। तो यही है, जैसे मान लो मेरा एक सिंगल एटम है, ए मेरा सुंदर सा सिंगल एटम है। जरा इसकी स्टेट देखो तो क्या ये गैसियस स्टेट है और क्या ये सिंगल एटम है? क्या इसका मॉलिक्यूल तो नहीं है? A2, A3 या A4 में कुछ लिखता तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। जब दो या दो से ज्यादा एटम आपस में पास आके कंबाइन होते हैं और बॉन्ड बनाते हैं तब वो कहलाते हैं मॉलिक्यूल। जब दो या दो से ज्यादा एटम आपस में कंबाइन होते हैं तब क्या बनता है? हमारा मॉलिक्यूल बनता है। बट यहां पर तो सिंगल एक अकेला लोटा ए है, और गैसेस स्टेट में भी है, मतलब आइसोलेटेड भी है, गैसेस स्टेट में भी है। तो यदि मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, मैं यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन गया, मतलब ये दानवीर हो गया। दानवीर हो गया तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, ए पॉजिटिव इन गैसियस स्टेट। तो ए को ए पॉजिटिव बनाने के लिए मुझे इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ा,
उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी मैंने दी है उसी को बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी 1। अब ये 1 क्या है? पहले इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं तो बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी 1। उसी एटम में से यदि मैं एक और इलेक्ट्रॉन को निकालूंगा तो उसको बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी 2। जैसे कि देखो, अभी तो मैंने यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाला था, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे जो एनर्जी देनी पड़ी थी उसे मैं बोलूंगा आयोनाइजेशन एनर्जी 1। बट अब मुझे इन इलेक्ट्रॉन को निकालने में बड़ा मजा आने लग गया है, मजा आने लग गया है, तो क्या मैं इस इलेक्ट्रॉन को भी निकाल दूंगा? तो हाँ, इस एटम के जब मैं दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने जाऊंगा, रिमूव करूंगा, तो भैया मुझे फिर से एनर्जी देनी पड़ेगी, और इस बार जो मैं एनर्जी दूंगा वो हो जाएगी मेरी आयोनाइजेशन एनर्जी 2। जब मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालूंगा किसी भी आइसोलेटेड एटम से तो उस एनर्जी को बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी 2। पर अब तो बड़ा मजा आ रहा है भैया, अब मजा आ रहा है तो क्यों ना इस तीसरे इलेक्ट्रॉन को भी निकाल दिया जाए। हाँ भैया, मैं इस तीसरे इलेक्ट्रॉन को भी निकाल ही देता हूं। तो जब मैं इस तीसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करूंगा तो उसके लिए भी मुझे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, उसके लिए भी मुझे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, और यही एनर्जी हो जाएगी मेरी आयोनाइजेशन एनर्जी 3। मतलब किसी भी एटम में से जब आउटर मोस्ट वैलेंस शेल का एक इलेक्ट्रॉन निकाला था तो उस समय जो एनर्जी लगी थी उसको बोला था आयोनाइजेशन एनर्जी 1। उसी एटम के आउटर मोस्ट सेकेंड इलेक्ट्रॉन को, शेल के सेकेंड इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, उस समय जो एनर्जी लगेगी उसे बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी 2। और जब थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे उस समय जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी वो एनर्जी कहलाएगी आयोनाइजेशन एनर्जी 3। अब भैया इसकी यूनिट क्या होती है तो जरा यूनिट देख लेते हैं। इसकी यूनिट होती है भैया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू कितना होता है भैया? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। यदि तुम्हें यूनिट को इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम से किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम कितना होता है? 96.48 किलो जूल पर मोल। तो ये है फील्ड के साथ आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, हमने समझा। अब किसके लिए वैलिड है? ये वैलिड है केवल और केवल आइसोलेटेड, मतलब हम जब भी किस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे एक सिंगल एटम होना चाहिए और गैसियस स्टेट में होना चाहिए। सिंगल और गैसियस स्टेट में है तो उसकी आउटर मोस्ट वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन हम निकाल सकते हैं। निकालने के लिए जितनी एनर्जी देंगे उसे ही हम कहेंगे भैया आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है भैया? सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी जो अभी मैंने आपको बताया था ना कि इसी एटम में से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसको बोला फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। उसी एटम में से जब मैंने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसे बोला सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। उसी एटम में से जब मैंने तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तब मुझे एनर्जी देनी पड़ी, उस एनर्जी को बोला आयोनाइजेशन एनर्जी 3। तो यही है हमारी सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। जब एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा A+ में। बट ये एक एटम आइसोलेटेड है, मतलब सिंगल एटम है, और कौन सी स्टेट में भैया? गैसियस स्टेट में। तो ये कंपलसरी की स्टेट कौन सी होनी चाहिए? गैसियस फेस एंड आइसोलेटेड एटम होना चाहिए हमारा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन को निकाला तो उसको बोलेंगे हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ये कौन सी हमारी? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। और जब उसी एटम में से, अब देखो A+ बन गया, अब तो मुझे इलेक्ट्रॉन निकालने में बड़ा मजा आने लग गया है, तो मैं क्या करूंगा? A+ में से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा। एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा भैया? A2+ में। A2+ में जब कन्वर्ट होगा तो उस समय उसकी जो एनर्जी होगी उसको बोलेंगे हम आयोनाइजेशन एनर्जी 2। मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो हम दूसरी बार एनर्जी देंगे उस एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी 2। बट कुछ भी इंडिया में काम करते हैं तो इंडिया में कुछ काम करने में यदि मजा आ जाता है तो हम वो काम को क्या 2 बार 3 बार 4 बार करते रहते हैं। तो हाँ बच्चों, बिल्कुल उसी तरीके से हम दूसरी बार भी A2+ बना दिया, हमें अभी भी शांति नहीं मिली। अब मैं इस A2+ में से एक और इलेक्ट्रॉन निकालूंगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? A3+ में। जैसे ही ये A3+ में कन्वर्ट होगा, मतलब
उसी एटम में से जब मैं थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालूंगा उस समय कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, उसी एनर्जी को बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड। तो ये होती है मेरी सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी एंड सो ऑन, ये कार्यक्रम चलता रहेगा। अब मुझे बताओ इन तीनों आयोनाइजेशन एनर्जी में से सबसे बड़ी वैल्यू किसकी होगी? तो भैया जैसे मान लो क्या सोडियम में तो 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सोडियम में जैसे 11 इलेक्ट्रॉन है, या फिर एल्यूमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन है। एल्यूमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को निकाला, एक इलेक्ट्रॉन को जैसे ही निकाला तो क्या उसके पास अब 12 इलेक्ट्रॉन बचे। तो जब मैं पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहा था तो मैंने कुछ एनर्जी दी थी, पहला इलेक्ट्रॉन निकला, वही एनर्जी मेरी थी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। बट अब एटम सतर्क हो गया है। सतर्क कैसा हो गया कि भैया पहले एल्यूमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन थे, अब तो 12 ही बचे भैया। अब जब 12 बचे तो क्या न्यूक्लियस का उन 12 इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा अट्रैक्शन होगा। तो जब मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन चुराने जाऊंगा या निकालने जाऊंगा तो मुझे पहली बार से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ज्यादा एनर्जी दूंगा तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी मेरी ज्यादा हो जाएगी। बट मान लो मैंने सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी निकाल दिया, अब भैया एल्यूमिनियम के पास बचे 11 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो अब न्यूक्लियस का पहले जहां 13 इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन था, फिर 12 पर था, अब तो केवल 11 इलेक्ट्रॉन पर ही अट्रैक्शन है। तो क्या अब अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, और कभी मुझे अब भी इलेक्ट्रॉन निकालना है तो अब मुझे पहली और दूसरी बार से और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो क्या मेरी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू और ज्यादा हो जाएगी? तो बिल्कुल सही कहा, हाँ थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होती है सेकंड वाली से, और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होती है फर्स्ट वाली से। तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू किसकी ज्यादा होगी भैया? आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड ज्यादा होगी आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड से, एंड आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड की वैल्यू ज्यादा होगी आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट से। एंड ये केवल और केवल किसके लिए वैलिड है? जब हम उसी एटम में से पहला, दूसरा और तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। तो वैलिड ओनली फॉर सेम एटम, वैलिड ओनली फॉर सेम एटम। जब एक ही एटम में से हम ऐसा काम कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे, दूसरा निकाल रहे, तीसरा निकाल रहे, तो उनको बोलेंगे हम सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। और सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू किसकी ज्यादा होगी? ऐसा है जैसे फोर्थ वाले की थर्ड से ज्यादा होगी, फिफ्थ वाले की फोर्थ से ज्यादा होगी, एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो ये वाला कार्यक्रम मेरा चलता रहेगा, और मेरी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू किसकी ज्यादा होगी भैया? नेक्स्ट वाले की प्रीवियस वन से हमारी वैल्यू ऑलवेज ज्यादा रहेगी। बट ये वैलिड कब है? जब हमारा एक ही एटम में से ये कार्यक्रम चल रहा है, मतलब वैलिड ओनली फॉर सेम एटम। तो इसके नीचे अंडरलाइन मार देना, ये कब वैलिड है? जब एक ही एटम में से एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो चौथे की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है तीसरे से, तीसरे की ज्यादा है दूसरे से, दूसरे की ज्यादा है पहले से। तो ऐसी को बोलते हैं हम सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी, और जिसका ऑर्डर क्या आएगा? आयोनाइजेशन एनर्जी 3 ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी 2 ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी 1। अब कुछ थोड़े से इसके रिप्रेजेंटेशन वाले क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। भैया इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है? कभी करेक्ट है तो तुम बोलोगे हाँ करेक्ट है, नहीं है तो तुम बोलोगे नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो मुझे बताओ mg से वो कन्वर्ट हो रहा है mg प्लस सॉलिड में, और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो क्या भैया ये मेरा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है आयोनाइजेशन एनर्जी का? नहीं है। इधर मेरा सिंगल एटम भी है और गैसियस स्टेट में भी है, बट यहां पर मेरा स्टेट क्यों चेंज हो गया भैया? यहां पर भी गैसियस स्टेट होता तो ये मेरा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होता फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का, बट ये वाला रिप्रेजेंटेशन मेरा करेक्ट है क्या? नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं भैया। हाँ ये सिंगल एटम है, हाँ ये गैसियस स्टेट में भी है, क्या प्रोडक्ट में भी? हाँ गैसियस स्टेट में है और एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, केटायन बन रहा है, सब कुछ सही है, मतलब ये मेरी आयोनाइजेशन एनर्जी का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। आयोनाइजेशन एनर्जी में रिप्रेजेंटेशन में दो चीज ध्यान रखेंगे कि भैया हमारा एटम एक तो सिंगल होना चाहिए और गैसियस स्टेट में होना चाहिए। थर्ड देखेंगे
इसकी तो भैया स्टेट ही पहले ही सॉलिड हो गई, मतलब क्या है, ये रिप्रेजेंटेशन हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी का गलत है। ये तो हमारा सिंगल एटम ही नहीं है, मतलब इसका रिप्रेजेंटेशन भी गलत है। फिफ्थ वन में ये सॉलिड स्टेट में, मतलब ये वाला रिप्रेजेंटेशन भी हमारा गलत है। सिक्स्थ स्टेट में सिंगल एटम तो है और गैसियस स्टेट में भी है, तो आगे जाकर भी क्या हो गैसियस में, हाँ गैसियस स्टेट में, मतलब ये वाला रिप्रेजेंटेशन हमारा बिल्कुल करेक्ट है आयोनाइजेशन एनर्जी का। नेक्स्ट देखते हैं भैया, यहां तो स्टेट ही हमारी लिक्विड हो गई, मतलब इसका रिप्रेजेंटेशन भी ये गलत है। और क्लोरीन, ये तो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल होगा भैया, मोनो एटॉमिक एटम के लिए, मतलब सिंगल एटम के लिए वैलिड है, ये तो मॉलिक्यूल हो गया। मॉलिक्यूल में से कभी भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा, तो मतलब ये वाला रिप्रेजेंटेशन भी हमारा गलत है। तो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कौन कौन से मिले हमें, केवल और केवल सेकेंड एंड सिक्स्थ वाला, हमारा सेकेंड एंड सिक्स्थ वाला हमारा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन था, जो कि सिंगल एटम और गैसेस स्टेट में, गैसेस स्टेट वाले एटम में से ही वो इलेक्ट्रॉन निकाल रहा था, तो ये दोनों करेक्ट है, बाकी सारे इनकरेक्ट। आगे बढ़ते भैया, अब आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे किन किन फैक्टर पर अफेक्ट होगी या डिपेंड करेगी। तो मुझे एक चीज बताओ, कभी तुमने एटॉमिक साइज पढ़ा इससे पहले वाले लेक्चर में, तो एटॉमिक साइज में क्या होता था, लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ता था, जेड इफेक्टिव बढ़ता था, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता था, तो अट्रैक्शन बढ़ता था, अट्रैक्शन बढ़ता था तो साइज हमारी छोटी हो जाती थी। मान लो किसी एटम की साइज छोटी है, इसका क्या मतलब है कि उसके न्यूक्लियस का, उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन है भयंकर। कभी उस पर अट्रैक्शन है, छोटी साइज है, तो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होगा तो क्या तुम उस इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे, तब तुम्हें उसको निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसका क्या मतलब है, कभी हमारे एटम की साइज छोटी हुई है तो तुम्हें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि एटम की साइज छोटी है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, उसका न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। अट्रैक्शन बढ़ गया तो भैया इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो मैं ये कह सकता हूं, यदि एटम की साइज छोटी है तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। इसका उल्टा क्या होगा, कभी एटम की साइज बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी साइज है, तो न्यूक्लियस का क्या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन होगा, नहीं होगा। नहीं होगा तो क्या इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकते हैं कम एनर्जी देकर भी, तो हाँ, जब एटम की साइज बड़ी हो जाती है तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी, पर जैसे ही एटम की साइज छोटी होगी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हमें ज्यादा देनी पड़ेगी। मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एटॉमिक साइज के। तो पहला फैक्टर तो क्या है, और एक चीज मैं अभी से बता देता हूं, जो ट्रेंड हमारा एटॉमिक साइज में आया था, लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज क्या हो रही थी हमारी, डिक्रीज हो रही थी। तो बाकी सारे जो तीनों पिलर जो बचे हुए हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब उल्टा बढ़ेंगे। टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज बढ़ती थी तो ये तीनों क्या होंगे, कम होंगे। मतलब इसके ट्रेंड याद रखने का सबसे आसान तरीका है आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जो ट्रेंड याद करोगे, कैसे याद करोगे, एटॉमिक साइज का याद है तो उसका उल्टा हो जाएगा इन तीनों में, ठीक है। तो एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है भैया। अब न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बोले तो जेड इफेक्टिव या फिर अट्रैक्शन। मान लो किसी इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ गया तो अब वो इलेक्ट्रॉन निकालने में हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी कि कम एनर्जी, भैया ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो हम कह सकते हैं जितना ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ेगा, मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगी, मतलब ज्यादा देनी पड़ेगी। जितना कम अट्रैक्शन होगा, कम एनर्जी देके अपन निकाल देंगे, बट ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज है तो हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक साइज के। अब थर्ड एंड लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा, क्या कहता है, कभी तुम्हारी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हाफ फील्ड या फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आती है,
तो वो वाले एटम हमारे ज्यादा स्टेबल होंगे एज कंपेयर टू पार्शियली फील्ड वाले से। और ये हाफ फील्ड फुली फील्ड कैसे देखते हैं, ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में बताया है। और वहां यदि तुमने मिस कर दिया हो तो यहां पर भी बताऊंगा। देखो तो क्या कहा मैंने, हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुली फील्ड ऑर्बिटल हैव मोर आयोनाइजेशन एनर्जी एज कंपेयर टू partially filled orbital because they are more stable। क्योंकि हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल हमारे ज्यादा स्टेबल होंगे, तो उनको जब वो कोई ज्यादा स्टेबल पहले से ही है तो भैया क्या उसमें से तुम इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे? इलेक्ट्रॉन तो निकाल दोगे पर तुम्हें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी क्योंकि वो पहले से ही ज्यादा स्टेबल होते हैं। अब हाफ फील्ड ऑर्बिटल कौन कौन से होंगे, फुली फील्ड ऑर्बिटल कौन से होंगे और पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल कौन से होंगे? तो पी सब शेल में हमारे 3 ऑर्बिटल हैं और कभी तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है तो हम उसको बोलेंगे हाफ फील्ड। और कभी तीनों ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन भरे, क्योंकि पी सबशेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मान लो पी सबशेल के 6 इलेक्ट्रॉन भरे हुए, तीन ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन भरे हुए, तो उसको बोलेंगे फुली फील्ड। 3 भरे हैं तो हाफ फील्ड, और इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी कहलाएंगे पार्शियली फील्ड। तो भैया पी में यदि तीनों इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं तो इसको बोलेंगे हम हाफ फील्ड। डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं और 5 ऑर्बिटल में यदि एक एक इलेक्ट्रॉन है तो इसको बोलेंगे हम हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। एफ सबशेल में 7 ऑर्बिटल होते हैं और 7 ऑर्बिटल में यदि एक एक इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम बोलेंगे भैया हाफ फील्ड एफ ऑर्बिटल, इसको बोलेंगे हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल, इसको बोलेंगे हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल। अच्छा फुली फील्ड क्या होगा? तो भैया फुली फील्ड ऑर्बिटल वो होते हैं जब पी सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो क्या सारे ऑर्बिटल फुली फील्ड हो गए। डी सबशेल में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम और 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो अपन उसको बोल देंगे D10 वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को कि वो फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। P6 फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। F14 फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। S2 फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। बट S1 को तुम कंसीडर नहीं करोगे हाफ फील्ड। S1 इज नॉट एन हाफ फील्ड ऑर्बिटल, ये नोट डाल के रखा है। तो S1 देखो S सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, तुम ये बोलोगे कि सर एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो उसको क्या हम हाफ फील्ड मोर स्टेबल बोल देंगे? तो नहीं होगा। हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड स्टेबल होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं, बट S1 को हम हाफ फील्ड में कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ लिखा S1 इज नॉट कंसीडर्ड एज हाफ फील्ड ऑर्बिटल। हाफ फील्ड कौन कौन से होंगे? P3 D5 F7। फुली फील्ड कौन से होंगे? P6 D10 F14 एंड S2। और पार्शियली फील्ड कौन से होंगे? इन सब को छोड़ने के बाद, 3 ऊपर और 4 नीचे के छोड़ने के बाद बचे कुछ सारे हमारे क्या होंगे? पार्शियली फील्ड। मतलब P1 पार्शियली फील्ड, P2 पार्शियली फील्ड, P3 तो हाफ फील्ड है, P4 पार्शियली फील्ड, P5 पार्शियली फील्ड, P6 तो हमारा क्या है? फुली फील्ड है। ऐसे हम चलते रहेंगे। S1 भी हमारा क्या कंसीडर करेंगे? पार्शियली फील्ड। और स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? हाफ फील्ड ऑर्बिटल या फुली फील्ड ऑर्बिटल हमारे ज्यादा स्टेबल होंगे, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि वो हमारे ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू पार्शियली फील्ड। तो ये है हमारा थर्ड फैक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। पहला फैक्टर क्या था? एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू पार्शियली फील्ड। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। हाफ फील्ड कौन कौन से? ये तीनों। फुली फील्ड कौन से? ये चारों। और इन सातों को छोड़कर बाकी सब हमारे होंगे पार्शियली फील्ड। अब आता है वेरिएशन या ट्रेंड्स, चौथा फैक्टर वेरिएशन या ट्रेंड। तो भैया वेरिएशन या ट्रेंड कैसे देखेंगे? जैसे लेफ्ट टू राइट जाने पर तुम मुझे बताओ एटॉमिक साइज का क्या ट्रेंड था? लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज का ट्रेंड घटता है, मतलब एटॉमिक साइज हमारी डिक्रीज होती है। क्यों होती है? क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो एटम की साइज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कभी एटम की साइज कम हो गई है तो अभी हमने पहला फैक्टर ही देखा था, एटम की साइज यदि कम है तो आयोनाइजेशन एनर्जी हमें ज्यादा देनी पड़ेगी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो इसका ट्रेंड तुम एटॉमिक साइज का याद रखो और उसको उल्टा सबका कर देना।
तो लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है, तो एटॉमिक साइज कम होती है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। छोटे एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एनर्जी ज्यादा लगेगी, बड़े एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एनर्जी कम देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बड़े एटम में आउटर मोस्ट वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का इतना अट्रैक्शन नहीं रहता, बट छोटे एटम में तो रहेगा, अट्रैक्शन रहेगा तो एनर्जी ज्यादा लगेगी। ठीक है बच्चों। सेकेंड है टॉप टू बॉटम मुझे बताओ, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ी तो क्या एटॉमिक साइज बढ़ गई, और यदि एटॉमिक साइज बढ़ गई तो क्या हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी, मतलब ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी क्या? नहीं, कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज हमारी बढ़ती है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम, लेफ्ट टू राइट हमारी एटॉमिक साइज कम होती है तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। नॉर्मली एटॉमिक साइज का उल्टा कर देना तुम लोग, तो और कुछ नहीं। एक नोट डाल के लिखो, तो मुझे बताओ हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में जब तुम लेफ्ट से राइट जाओगे तो क्या हमारी एटॉमिक साइज कम हो रही है? एटॉमिक साइज कम हो रही तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, मतलब राइट वालों की ज्यादा है। टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज बढ़ रही तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, मतलब पीरियोडिक टेबल में इधर जाने पर बढ़ती है, नीचे जाने पर कम हो रही, तो इधर सबसे ऊपर वाला कॉर्नर का जो एटम होगा क्या उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो पीरियोडिक टेबल में राइट साइड पर सबसे ऊपर कौन एटम होता है? हमारा हीलियम। तो हीलियम भैया की हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, और उधर सबसे कोने में टॉप पर है उसकी हाईएस्ट है, तो इधर जो कोने में रहेगा उसकी लोवेस्ट हो जाएगी। बट कोने में होता है फ्रांसियम, फ्रांसियम से भी ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी सीजियम की। क्यों? क्योंकि भैया फ्रांसियम में F ऑर्बिटल आएगा, F ऑर्बिटल का पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होता है, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो भैया सीजियम की हमारी सबसे कम होती है और हीलियम की हमारी हाईएस्ट होती है, सीजियम की हमारी लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। तो ये सारे ट्रेंड करने के बाद अब पढ़ने जा रहे हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक्सेप्शंस। भैया एक्सेप्शंस हमने पीरियोडिक टेबल में भी देखे थे, सॉरी एटॉमिक साइज वाले में भी देखे थे। एक ही ग्रुप में एक्सेप्शन था, केवल और केवल 13th ग्रुप में। कौन है? केवल और केवल 13th ग्रुप में। 13th ग्रुप में एल्यूमिनियम और गैलियम का लफड़ा चलता था। सेम एज इट इज आयोनाइजेशन एनर्जी का भी रहेगा। आयोनाइजेशन एनर्जी में पहला एक्सेप्शन है इन सेकेंड एंड थर्ड पीरियड। ठीक है भैया। तो सेकेंड और थर्ड पीरियड में देखो, एटॉमिक साइज में पीरियड में क्या एक्सेप्शन था कि नोबल गैस की ज्यादा हो रही थी। क्यों? क्योंकि वो वन डर वाल रेडियस फॉर्म कर रहा था। आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है कि जो सेकेंड पीरियड है, सेकेंड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज कम होती है तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, मतलब फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए नाइट्रोजन से। जबकि ऐसा नहीं होता है, इन दोनों की आयोनाइजेशन एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है और यहां पर इन दोनों की आयोनाइजेशन एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है। मतलब जो करेक्ट ऑर्डर आएगा आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या आएगा? लिथियम की सबसे कम, फिर बेरिलियम की कम होनी चाहिए थी बोरोन से, बट बेरिलियम की ज्यादा हो जाती है, बोरोन की कम हो जाती है। और फिर कार्बन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में भी लफड़ा है, नाइट्रोजन की ज्यादा हो जाएगी, ऑक्सीजन की कम हो जाएगी, ऑक्सीजन की कम हो जाएगी, नाइट्रोजन की ज्यादा है, और फ्लोरीन की तो फिर सबसे ज्यादा है। तो दो लफड़े देखने को मिल रहे, एक तो यहां पर हमें बेरिलियम एंड बोरोन में, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में। तो इनका ऐसा ऑर्डर क्यों आ रहा है? इनका ऐसा ऑर्डर इसलिए आता है कि भाई नाइट्रोजन की ज्यादा क्यों हो जाती है ऑक्सीजन से? तो हमने नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p3। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p4। तो मुझे बताओ, कभी यहां 2p3 है तो क्या ये मेरा हाफ फील्ड ऑर्बिटल है? हाफ फील्ड ऑर्बिटल है भैया। तो कभी ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, और ये 2p4 है मतलब ये पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल है। अभी बताया p3 d5 f7 हाफ फील्ड होते हैं, तो भैया ये p3 है, ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। हाफ फील्ड ऑर्बिटल हमारे ज्यादा स्टेबल होंगे एज कंपेयर टू पार्शियली फील्ड, मतलब नॉर्मल वाले से।
तो कभी ये ज्यादा स्टेबल है तो मुझे यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाएगी। और ऑक्सीजन की कम क्यों होती है उसका रीजन भी सुन लो कि भैया एक इलेक्ट्रॉन ये खुशी खुशी दे देगा। क्यों दे देगा? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ध्यान से देखो, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल बन जाएगा, और हाफ फील्ड ऑर्बिटल हमारे ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो ये खुशी खुशी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। मतलब इसका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें मगजमारी नहीं करनी पड़ेगी, कम एनर्जी में भी वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसी बन जाएगी? P3, जो कि होती है हाफ फील्ड, और हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है मोर स्टेबल। इसीलिए नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाती है ऑक्सीजन से। यहां क्या लफड़ा है भैया? बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा क्यों हो रही बोरोन से? तो हमने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी लिखी। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, तो 1s2 2s2। बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p1। तो मुझे बताओ, क्या इसके 2s वाले ऑर्बिटल में एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है? तो क्या 2s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ये फुल्ली फील्ड 2s ऑर्बिटल है? फुल्ली फील्ड 2s ऑर्बिटल है, तो क्या ये ज्यादा स्टेबल होगा? फुली फील्ड और हाफ फील्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होते हैं एस कंपेयर टू नॉर्मल। ये तो नॉर्मल वाला है P1, ठीक है। तो इस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 2s में से जाएगा, बोरोन में से निकालेंगे तो 2p वाले में से जाएगा। तो भैया ये फुली फील्ड ऑर्बिटल है, ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल में से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। इसीलिए बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाती है बोरोन से। इसीलिए बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाती है बोरोन से, क्योंकि वो फुली फील्ड 2s ऑर्बिटल है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का पूछा जाता है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन में किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है? तो नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है किससे? ऑक्सीजन से। क्यों होती है? क्योंकि नाइट्रोजन में 2p ऑर्बिटल हाफ फील्ड होता है। हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा स्टेबल होगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो मैं समझता हूं तुम्हें बेहद फीलिंग के साथ समझ में आ रहा होगा। तो ये है हमारी सेकेंड पीरियड का एक्सेप्शन। अब इसको तुम सुंदर सा बक्सा बना लो। ये जो करेक्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है ना, इस पर तुम बना दो भैया एक बक्सा, सुंदर सा बक्सा बना दो। मैं बना देता हूं अच्छी से, और ये हो जाए। इसको तुम अब एज इट इज ऐसा कैसा ही याद ही रख लेना, ठीक है भैया। तो ये मैंने बना दिया सुंदर सा बक्सा सेकेंड आयोनाइजेशन में। यहां लफड़ा किसका चल रहा है? बेरिलियम और बोरोन की चेंज करना है, एंड नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की तुम्हें आयोनाइजेशन एनर्जी चेंज करना है। नाइट्रोजन की ज्यादा हो जाती है ऑक्सीजन से, बेरिलियम की ज्यादा हो जाती है बोरोन से। ये था सेकंड पीरियड का एक्सेप्शन। अब थर्ड पीरियड का क्या एक्सेप्शन है भैया? थर्ड पीरियड का एक्सेप्शन है, थर्ड पीरियड में हमारे एटम कौन कौन से होते हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो इनमें भी वही लफड़ा होगा। यहां पर फास्फोरस की ज्यादा हो जाएगी सल्फर से, सल्फर की कम हो जाएगी। मैग्नीशियम की ज्यादा हो जाएगी एल्यूमिनियम से। तो यहां पर जो करेक्ट ऑर्डर आएगा हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या आएगा? सोडियम की सबसे कम, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज कम होती है तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। तो एल्यूमिनियम की ज्यादा होनी चाहिए थी मैग्नीशियम से, तो क्या होता है? एल्यूमिनियम की कम हो जाती है Mg से। तो करेक्ट ऑर्डर पहले मैं लिख देता हूं, एल्यूमिनियम की कम हो जाती है Mg से, फिर देन सिलिकॉन, देन सल्फर, देन फास्फोरस, देन लास्ट में क्लोरीन। तो इसमें लफड़ा कहां आ रहा है इसका एक्सप्लेनेशन भी वही रहेगा, बट मैं एक बार थोड़ा सा सुंदर से इसको बक्से में पैक कर देता हूं। बक्से में मैं पैक कर दूंगा इसको। तो सुंदर सा मेरा बक्सा बन गया रे। देखो ये सुंदर सा बक्सा, इसमें लफड़ा कहां आ रहा है? इसमें लफड़ा आ रहा है भैया एल्यूमिनियम मैग्नीशियम का एंड सल्फर फास्फोरस का। तो ऐसा क्यों आ रहा होगा? फास्फोरस की ज्यादा क्यों हो जाती है सल्फर से? तो हम लिखेंगे फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, उसका एटॉमिक नंबर होता है 15, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। सल्फर का होता है एटॉमिक नंबर 16, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6
3:3p4। तो ध्यान से देखो, यहां पर 3p3 है, यहां पर 3p4 है। क्या ये मेरी हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल है भैया मेरा। कभी ये मेरा हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, तो क्या ये ज्यादा स्टेबल होगा? ज्यादा स्टेबल होगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में मुझे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तो भैया फास्फोरस की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। किससे? सल्फर से। तो वही चीज है ये, यहां पर सल्फर खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन दे देगा। क्यों दे देगा? एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद गधा हाफ फील्ड बन रहा है। हाफ फील्ड कैसा होता है? मोर स्टेबल। मोर स्टेबल होगा तो ये बनना चाहेगा। बनना चाहेगा तो खुद से ही इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। अपन जरा सी एनर्जी देंगे, मतलब उसको जरा सा टच करेंगे, इतने में वो इलेक्ट्रॉन दे देगा। टच, इलेक्ट्रॉन बाहर। तो कम एनर्जी में भी इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा सल्फर में। फॉस्फोर में ऐसा नहीं होगा। क्यों? फॉस्फोरस में हाफ फील्ड ऑर्बिटल मिल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3p3 है, हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल। इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा मगजमारी करनी पड़ेगी। ज्यादा मगजमारी करनी पड़ेगी मतलब ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो फास्फोरस की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाती है सल्फर से। बट एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम में क्या है भैया? एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम Mg की भी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। एक सेकंड रुकना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है तो क्या होगा भैया? Mg का एटॉमिक नंबर होता है 12, 1s2 2s2 2p6 3s2। क्या इसके 3s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है? और एल्यूमिनियम का क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो भैया जब एल्यूमिनियम से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो जाएगा 3p1 से, एंड में Mg से जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो जाएगा 3s2 से। मुझे बताओ क्या ये फुली फील्ड 3s ऑर्बिटल है? फुली फील्ड 3s ऑर्बिटल। और ये क्या नॉर्मली पार्शियली फील्ड है 3p वाला ऑर्बिटल। कभी ये फुली फील्ड है तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। ज्यादा स्टेबल होगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी लगेगी। इसीलिए Mg की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाती है एल्यूमिनियम से। तो यही ऑर्डर आया था। अब तुम इसको डायरेक्टली बक्से में बंद कर लो। इस वाली थर्ड पीरियड की आयोनाइजेशन एनर्जी को भी और सेकेंड पीरियड की आयोनाइजेशन एनर्जी को भी एज इट इज याद करो विद रीजन। पहला एक्सेप्शन है हमारा सेकेंड पीरियड में, क्या है? नाइट्रोजन की ज्यादा हो जाती है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से। क्यों हो जाती है? ड्यू टू फुली फील्ड 2p ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन। बेरिलियम की ज्यादा हो जाती है बोरोन से। क्यों हो जाती है? ड्यू टू फुली फील्ड ऑर्बिटल ऑफ 2s ऑर्बिटल इन बेरिलियम। और यहां पर बेटा हाफ फील्ड ऑर्बिटल ऑफ 2p और 2p ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये वाला रीजन है। थर्ड पीरियड में क्या होगा? मैग्नीशियम की ज्यादा हो जाएगी एल्यूमिनियम से। क्यों? क्योंकि Mg का 3s फुली फील्ड ऑर्बिटल है इसलिए। फॉस्फोरस की ज्यादा हो जाती है सल्फर से। क्यों? क्योंकि हाफ फील्ड 3p ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाती है। तो ये तो हुआ हमारा पीरियड में एक्सेप्शन। अब चलते हैं ग्रुप में एक्सेप्शन। ग्रुप में बहुत तगड़ा एक्सेप्शन आने वाला है भैया। दो ही ग्रुप में, पूरे पी ब्लॉक में केवल और केवल 13th एंड 14th जो अपना पी ब्लॉक है, केवल और केवल 13th ग्रुप एंड 14th ग्रुप में ही आयोनाइजेशन एनर्जी का एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। बाकी किसी भी ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी का एक्सेप्शन नहीं है। टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज बढ़ती है, एटॉमिक साइज बढ़ेगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। बट इन दोनों ग्रुप में एक्सेप्शन है। 13th ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? बाबा अली गए इंदौर तेल लेने। कैसे याद करवाया था मैंने? बाबा अली गए इंदौर तेल लेने, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो ये मेरा क्या 13th ग्रुप है। तो 13th ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है? टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ती है तो आयोनाइजेशन एनर्जी मेरी कम होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता है। इन दोनों में लफड़ा चलता है। एल्यूमिनियम और गैलियम की एक्सचेंज हो जाती है, इंडियम और थैलियम की एक्सचेंज हो जाती है। तो पहले तो मैं इसको टुकड़े में याद करवाऊंगा। देखो एग्जैक्ट नहीं लिखूंगा, पहले मैं टुकड़े में आयोनाइजेशन एनर्जी याद करवाऊंगा। बोरोन को अलग रखा। एल्यूमिनियम गैलियम में किसकी ज्यादा हो जाएगी? गैलियम की ज्यादा हो जाती है। किससे? एल्यूमिनियम से। ठीक है, टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज बढ़ती है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए थी, गैलियम की कम होनी चाहिए थी, जबकि ऐसा नहीं होता है। गैलियम की ज्यादा हो जाती है एल्यूमिनियम से। और थैलियम की ज्यादा हो जाती है इंडियम से, मतलब Tl की ज्यादा है किससे? इंडियम से। अब ऐसा क्यों होता है? इन दोनों में ऐसा ऑर्डर क्यों आए? गैलियम की ज्यादा क्यों हो गए एल्यूमिनियम से?
थेलियम की ज्यादा क्यों हो गई इंडियम से? तो भैया एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, गैलियम का एटॉमिक नंबर होता है 31। जब मैंने एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी तो क्या आई? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। ठीक है, गैलियम की लिखी तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3d10 और 4p1। तो मुझे बताओ क्या एल्यूमिनियम में कहीं पर भी डी और ए ऑर्बिटल आ रहा है? नहीं आ रहा है। जबकि गैलियम में 3d फुली फिल्ड ऑर्बिटल आ रहा है। और डी का शील्डिंग इफेक्ट कैसा होता है? पुअर होता है। डी एंड एफ ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट कैसा होता है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट। मतलब न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। भैया शील्डिंग मतलब जो बीच में रहता है। अब थर्ड पीरियड के जो डी ऑर्बिटल है उनका शील्डिंग इफेक्ट बेकार है। तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को कौन शील्ड की तरह इनके बीच में कौन शील्ड था? 3D वाला। बट 3D का तो शील्डिंग इफेक्ट बहुत बेकार होता है। मैंने शील्डिंग इफेक्ट में बहुत अच्छी तरीके से बताया तुम्हें। अब 3D ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट बेकार है तो क्या न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ जाएगा? अट्रैक्शन बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी हमें ज्यादा देनी पड़ेगी। अब भैया न्यूक्लियस पर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन बढ़ गया तो वो इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का जैसे अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या वो उस इलेक्ट्रॉन को तुम आसानी से निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। आसानी से नहीं निकाल पाओगे तब तुम्हें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। इसीलिए गैलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाती है एल्यूमिनियम से ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल, जिसी को बोलते हैं हम ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन या फिर ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल। गैलियम में सेम होता है थेलियम में। क्या थेलियम में हमारा एफ ऑर्बिटल आ जाता है? एफ ऑर्बिटल का तो और बेकार शील्डिंग इफेक्ट है। मतलब वहां पर थेलियम में तो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर बहुत ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। बहुत ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो क्या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। मतलब तुम्हें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसीलिए थेलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाती है इंडियम से। क्यों? ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन या फिर ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल इन थेलियम। और गैलियम की ज्यादा क्यों हो जाती है? ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल इन गैलियम। तो ये हमारा 13 ग्रुप का टुकड़ों में एक्सेप्शन। देखो कभी इन दोनों में पूछे तो ऐसे बताना, इन दोनों में पूछे ऐसे बताना। और फिर भी कभी तुमसे पूरा ग्रुप का पूछे तो अभी भी करेक्ट नहीं आया है। जब उन्होंने कभी तुमसे पूरे ग्रुप का पूछ लिया तब उस समय थेलियम उठ के आ जाएगा हमारा सेकंड नंबर पर। तो करेक्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी 13 ग्रुप की? बोरोन की सबसे ज्यादा, देन थेलियम के बाद गैलियम के बाद एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम के बाद लास्ट में इंडियम। तो भैया इस 13 ग्रुप को दो तरीके से याद रखना है। टुकड़ों में भी याद रखोगे, जैसे गैलियम एल्यूमिनियम का इंडिविजुअल पूछ सकते हैं या इंडियम थेलियम का भी इंडिविजुअल भी पूछ सकते हैं। तो इंडिविजुअल भी याद होना चाहिए। गैलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी एल्यूमिनियम से। क्यों? ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 3D ऑर्बिटल। थेलियम की ज्यादा हो जाएगी इंडियम से। क्यों? ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ऑर्बिटल या फिर लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन और यहां पर ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। और पूरे ग्रुप का यदि ऑर्डर पूछे तो पहले तो ऐसे करोगे, इंडिविजुअली कर लिया। उसके बाद कभी पूरे ग्रुप का पूछे तो इस थेलियम को उठा के इधर रख दोगे तो हमारा आ जाएगा बोरोन, देन थेलियम, देन गैलियम, देन एल्यूमिनियम, देन इंडियम। तो इन दोनों ग्रुप पे मैं बक्सा बना रहा हूं, मतलब ये दोनों ग्रुप ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो पूरा ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर तो ये है। और कभी तुमसे पार्शियली पूछे, टुकड़ों में पूछे, तो उसका ऑर्डर रहेगा हमारा ये वाला। ठीक है भैया। इसको थोड़ा सा अपन मोटा कर देंगे साइज में ताकि तुम्हें ज्यादा आसानी से अच्छी से सुंदर नोट्स बने। तो 13 ग्रुप का एक्चुअल ऑर्डर ये होता है, बट पहले हम इसको टुकड़े में इन दोनों का चेंज करेंगे और इन दोनों का लफड़ा चलता है और इन दोनों का लफड़ा चलता है। तो पहले वो कर दिया। ये लफड़ा क्यों होता है? ड्यू टू ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन और ये ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन।
तो ये तो टुकड़ों में बता दिया, बट पूरे ग्रुप का पूछा है तो उस समय इस थेलियम को यहां ले जाएंगे और हमारा करेक्ट ऑर्डर जाएगा 13 ग्रुप के आयोनाइजेशन एनर्जी का, बोरोन, थेलियम, गैलियम, एल्यूमिनियम एंड इंडियम। अब इसको थोड़ा सा ग्राफ की मदद से भी देख लेते हैं। सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी भैया किसकी होगी? सबसे ज्यादा होगी बोरोन की। बोरोन से कम किसकी होती है भैया? बोरोन से कम होगी हमारी थेलियम। रुको रुको रुको, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और ये आ गया हमारा थेलियम। तो देखो पीरियड में हमारा कैसे हो रहा है? बोरोन, फिर एल्यूमिनियम, देन गैलियम, देन इंडियम, देन थेलियम। तो बोरोन की सबसे ज्यादा, फिर उससे कम थेलियम, देन उससे कम गैलियम, देन उससे कम एल्यूमिनियम, देन उससे कम इंडियम। तो ग्राफ ऐसा कैसा बनेगा इसका? डब्ल्यू की तरह बनेगा, डब्ल्यू जैसा बनेगा। नेक्स्ट अब हमारा एक्सेप्शन नेक्स्ट 14th ग्रुप में भैया। तो 14th ग्रुप में क्या एक्सेप्शन है? 14th ग्रुप में क्या होता है? कहे सीता जी सुनो प्रभु। तो सुनो प्रभु में इधर लफड़ा चलता रहता है। क्या लफड़ा चलेगा भैया? टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक साइज हमारी बढ़ती है। एटॉमिक साइज बढ़ती है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए थी, मतलब पीबी की, लेड की कम होनी चाहिए थी, एसेंस है, टीन से। बट ऐसा नहीं होता है, पीबी की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाती है और टीन की हमारी कम हो जाती है। तो करेक्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या आएगा? पहले वो लिख देता, कार्बन की ज्यादा, देन सिलिकॉन, देन जर्मेनियम, देन लेड, देन उस लेड के बाद लास्ट में आएगा टीन। अब इन दोनों में लफड़ा ऐसा चलता क्यों है? ये ऐसा ऑर्डर हमारा आता क्यों है वो देखते हैं। तो ऐसा ऑर्डर आने के पीछे बेटा ये वाला जो ऑर्डर आ रहा है कि इन दोनों में लफड़ा क्यों चल रहा है, तो मुझे बताओ, क्या ये मेरा 7th पीरियड का आदमी है? पीबी 7th पीरियड का आदमी है, तो भैया क्या इसमें F ऑर्बिटल होगा? F ऑर्बिटल का पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होता है, तो न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ेगा। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या तुम उस आखिरी इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे, तुम्हें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। ज्यादा एनर्जी दोगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा हो जाएगी? पीबी की ज्यादा हो जाएगी और एसएन की कम हो जाएगी। तो 14th ग्रुप में सिर्फ इन दोनों में लफड़ा चलता है एंड 13th ग्रुप में यहां पर भी चलता है और यहां पर भी चलता है। और पूरा कभी एक्चुअल ऑर्डर पूछेंगे तो थेलियम को सबसे आगे ले जाएंगे। सेकेंड एक्सेप्शन ये हो गया हमारा पीरियड में भी और ग्रुप में भी, दोनों एक्सेप्शन हो गए। पीरियड में क्या एक्सेप्शन था बेटो? एक्सेप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछे जाएंगे, मतलब जाएंगे, लिख के दे रहा हूं। सेकेंड पीरियड में नाइट्रोजन की ज्यादा हो जाती है ऑक्सीजन से, बेरिलियम की ज्यादा हो जाएगी बोरोन से, ठीक है। थर्ड पीरियड में फास्फोरस की ज्यादा हो जाएगी सल्फर से, मैग्नीशियम की ज्यादा हो जाएगी एल्यूमिनियम से। क्यों होगी पूरा रीजन बताया। ग्रुप में इन दोनों का लफड़ा चलता है, इन दोनों का लफड़ा चलता है 13 ग्रुप में। एक्चुअल पूछे तो थेलियम को तुम आगे पहुंचा दोगे, मतलब एक्सचेंज करने के बाद। 14th ग्रुप में केवल और केवल एसएन एंड पीबी में लफड़ा चलता है तो उन दोनों को एक्सचेंज कर दोगे। अब आते हैं ट्रांजिशन, लास्ट एक्सेप्शन है हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट में। ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा? 3D 4D 5D सीरीज है ना। 4th पीरियड वाले जो डी ब्लॉक एलिमेंट उनको बोलते हैं 3D सीरीज, 5th पीरियड वाले को 4D सीरीज एंड 6th पीरियड वाले को 5D सीरीज। अब देखो 3D 4D 5D सीरीज में टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज बढ़ रही है, टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज बढ़ रही, तो आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी? आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी किसकी? 5D वाले की। तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, जबकि ऐसा ऑर्डर नहीं आता है। आयोनाइजेशन एनर्जी इस गधे की सबसे ज्यादा हो जाती, मतलब 5D की सबसे ज्यादा, उसके बाद नॉर्मल चलता है हमारा 3D और 4D सीरीज। तो 3D 4D 5D सीरीज में हमारा ऑर्डर क्या आता है? 5D की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाती है। ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि 5D मतलब 6th पीरियड भैया, वो पीबी 6th पीरियड में था, ठीक है। तो 5D मतलब 6th पीरियड, तो 6th पीरियड में हमारा F ऑर्बिटल एंटर करता है, तो F ऑर्बिटल का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होगा। तो ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट of F orbital, due to poor shielding effect of F orbital, या फिर तुम बोल सकते हो ड्यू टू लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। तो हमारा लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन लग जाएगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, इसीलिए 5D की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाती है।
ये थे हमारे तीनों एक्सेप्शन। अब चलते हैं वेराइटी नंबर ऑफ क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है बच्चों, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। पहली इलेक्ट्रॉन जब निकालते हैं उसको बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। उसी एटम में से यदि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसको बोलेंगे सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो पहला कंपेयर करना है तुम्हें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में। तो अभी तो देखा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है भैया, 1s2 2s2 2p3। ये है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ऑक्सीजन की क्या है, 1s2 2s2 2p4। ऑक्सीजन की क्या होती है बच्चों, ऑक्सीजन की होती है 1s2 2s2 2p4। तो मुझे बताओ क्या ये हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? मैं इलेक्ट्रॉन बाहर भी देता हूं, 1 2 3, और इसमें कितने, 1 2 3 और 1 4। तो कभी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ये मेरा हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। और तुम्हें भी पता है, अभी अपन देख के आए हैं कि पहली आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, नाइट्रोजन की ज्यादा होगी ऑक्सीजन से। अब जब दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी देखने जाएंगे तब भैया ये एक इलेक्ट्रॉन तो जा चुका होगा ना, एक इलेक्ट्रॉन तो जा चुका होगा, तो इसको हम हटा देंगे। अब जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन गया, अब मुझे बताओ सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या ये हाफ फील्ड बन गया, ऑक्सीजन हाफ फील्ड बन गया। तो अब ये पार्शियली फील्ड हो गया नाइट्रोजन। तो अब किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा हो जाएगी, ऑक्सीजन की ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी पूछे तो नाइट्रोजन की ज्यादा है ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन की ज्यादा हो जाती है ड्यू टू हाफ फील्ड ऑर्बिटल। बट सेकेंड पूछे तो ऑर्डर चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये हाफ फील्ड बन गया और ये पार्शियली फील्ड बन गया। जब ये हाफ फील्ड बना ऑक्सीजन तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी सेकंड वाली नाइट्रोजन से। तो ये पहला क्वेश्चन था नाइट्रोजन ऑक्सीजन का। दूसरा क्वेश्चन है क्रोमियम एंड मैग्नीज में कंपेयर करना है आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट एंड सेकेंड ही कंपेयर करेंगे बच्चों। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्रोमियम की ज्यादा होगी कि मैग्नीज की, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्रोमियम का होता है भैया इलेक्ट्रॉनिक एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तुम्हें पता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, या 1 आता है और 3d5, मतलब एस में एक इलेक्ट्रॉन और 5 डी वाले सब शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये होता है क्रोमियम का एक्सेप्शनली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और एक और होता है कॉपर का। बट आते हैं Mn का, मैग्नीज का। तो मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है 25, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। तो यहां पर है भैया 2 इलेक्ट्रॉन और यहां है हमारे 5 इलेक्ट्रॉन। तो मुझे एक चीज बताओ, हमारा इलेक्ट्रॉन जब भी निकलता है लास्ट ऑर्बिट से निकलता है, तो लास्ट ऑर्बिट बेटा ये 4s है कि 3d है, तो लास्ट ऑर्बिट भैया जो नंबर रहता है ना, ये हमारी ऑर्बिट इंडिकेट करता है। तुमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा क्वांटम नंबर में, ये हमारी ऑर्बिट बताता है। तो ये ऑर्बिट बताएगा, तो ये लास्ट ऑर्बिट है, इसकी लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन और इसकी लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन। क्या ये मेरा फुली फील्ड है, फुली फील्ड ऑर्बिटल है? तो हाँ बच्चों, ये मेरा फुली फील्ड ऑर्बिटल है। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू इससे, ये ज्यादा स्टेबल है तो ज्यादा एनर्जी देने पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो पहली आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा हो जाएगी, Mn की ज्यादा होगी क्रोमियम से। ठीक है भैया। बट जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, मैंने मान लो अभी इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब इसमें से Mn में से दूसरा इलेक्ट्रॉन तो अभी भी यहीं से जा रहा है और अब ये फुली फील्ड भी नहीं बचा, अब तो ये पार्शियली फील्ड हो गया। ठीक है। बट क्रोमियम में अब जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो यहां से जाएगा, क्योंकि यहां पर तो अब इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं। तो अब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका ये है, तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो क्या ये अब हाफ फील्ड हो गया, ये हाफ फील्ड हो गया, बट ये पार्शियली फील्ड है। तो ये हाफ फील्ड है, तो ये ज्यादा स्टेबल। अब आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा हो जाएगी, क्रोमियम की। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा हो जाएगी, क्रोमियम की। और फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी मैग्नीज की। जनरली ये होगा कि पहली जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, दूसरी वाली उसकी कम हो जाती है। जनरली बता रहा हूं क्वेश्चन के लिए। अब तुम्हारे लिए देता हूं मैं बहुत सारे होमवर्क क्वेश्चन सेम तरीके से। जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन का फर्स्ट सेकंड कंपेयर किया, नाइट्रोजन की फर्स्ट ज्यादा है बट सेकंड ऑक्सीजन की ज्यादा है। क्रोमियम और मैग्नीज में मैग्नीज की फर्स्ट ज्यादा है बट क्रोमियम की सेकंड ज्यादा है। तो वैसे ही तुम्हें
कॉपर और जिंक में कंपेयर करना है, होमवर्क क्वेश्चन है। कंपेयर आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट एंड आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम। इसका एटॉमिक नंबर भैया 29, इसका है 30। सेम सेम रहेगा किसके जैसा, क्रोमियम और मैग्नीज जैसा। फोस्फोरस एंड सल्फर की चेक करना है, सेम रहेगा नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जैसा। बेरिलियम एंड बोरोन की चेक करना है, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम की चेक करना है, ये दोनों भी आपस में सेम रहेंगे। ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसका मतलब है इनका आंसर तुम कमेंट सेक्शन में दोगे और कमेंट सेक्शन में मैं रिप्लाई भी करूंगा और इनका आंसर नेक्स्ट लेक्चर में मैं तुम्हें चारों का आंसर बताऊंगा भी इन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। और जिसका सही आंसर आएगा कमेंट सेक्शन में उसको मेरी तरफ से, जब भी ये चैनल मोनेटाइज होगा उसको मेरी तरफ से इनाम दिया जाएगा, मतलब दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी तो अपन क्या संघर्ष के दौर में बेटा संघर्ष कर रहे हैं। कंपेयर आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन प्लस। तो बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी 1s2 2s2 2p3 मतलब हाफ फील्ड, पर प्लस में एक इलेक्ट्रॉन निकल गया मतलब 2p2 होगा और इसमें 2p3 होगा। इसमें लास्ट कौन सा है 2p3 और इसमें होगा 2p2। तो बच्चे क्या सोचते हैं कि भैया ये हाफ फील्ड है तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू n प्लस से, जबकि ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भैया ये तो सेम एटम की बात चल रही है, ये तो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी है और एक ही एटम में से जब पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो कम आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगी, मतलब ये कन्वर्ट हो गया Na प्लस में। और जब इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब उस समय उस एनर्जी को बोलेंगे सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, मतलब नाइट्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो वो N प्लस बना, इसी को बोला हमने फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। और जब इस गधे में से एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब जाके बनेगा ये N2 प्लस, है ना, और एक और इलेक्ट्रॉन निकाल तब आएगी इसकी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो एक ही एटम में कैसे देखते हैं हम, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी से, और हायर वाली प्रीवियस वन से ज्यादा वैल्यू रखता है तो हमारी N+1 की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी नाइट्रोजन से। यहां पर देखा था हमने, देखो मैं बता देता हूं कहां पर ये सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड वाली ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट वन, तो उसी एटम में से कभी निकाल रहे हैं। तो यहां पर भी तो भैया उसी एटम में से निकाला है, अपन कहां तक पहुंच गए थे, बहुत ज्यादा आगे पहुंच गए क्या? हाँ बच्चों बहुत ज्यादा आगे पहुंच गए, एक्सेप्शंस भी हो गए। एक्सेप्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है, ठीक है भैया। तो नाइट्रोजन प्लस की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू नाइट्रोजन से। अच्छा क्वेश्चन था, लिख लेना। हिंट है सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी इज वैलिड ओनली फॉर सेम एटम। हाँ, अभी तक अपन ने सक्सेसिव वाला कार्यक्रम क्यों नहीं किया, क्योंकि अभी जो जिनमें कंपेयर करवा रहे थे वो डिफरेंट एटम थे। यहां पर तो भैया एटम सेम ही तो है, तो सेम एटम के लिए ही तो हमारी सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी वैलिड होती है, इसीलिए N प्लस की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी N से। और यदि मैं पूछता कि मुझे बताओ N2 प्लस और N प्लस में किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, तो भैया हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी किसकी, N2 प्लस की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी N प्लस से। तो इसी को तो बोलते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंट भी लिखा था, हिंट भी देख सकते हो। हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज इन चारों ऑप्शन में से हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? अब तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिया है, तुम क्या कर रहे हो, उन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के हिसाब से वो एटम को पहचान लो। तो मैं क्या करता हूं, देखो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 यहां मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये मेरा कौन सा एटम है, बेरिलियम, ठीक है भैया। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 यहां 4, 4 3 7 मतलब ये नाइट्रोजन है। हीलियम में 2 2 4, 4 और 4 8 मतलब ये ऑक्सीजन है। और ये हीलियम में 2 2 4 और 5 9 मतलब ये मेरा फ्लोरीन है। तो भैया बेरिलियम नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन सेकेंड पीरियड के लोग हैं। सेकेंड पीरियड में बेरिलियम की ज्यादा हो जाती है बोरोन से, नाइट्रोजन की ज्यादा हो जाती है ऑक्सीजन से, बट फ्लोरीन तो सबसे ज्यादा रहता है ना भैया, एक्सेप्शन में देखा था अभी, देखो ये तो फ्लोरीन, यहां पूछ रहे तुमसे बेरिलियम ऑक्सीजन नाइट्रोजन और फ्लोरीन, तो इन चारों में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है, फ्लोरीन की। तो हमारा आंसर क्या जाएगा भैया, हमारा सुंदर सा बेहद ही खूबसूरत सा आंसर आ जाएगा इसका फ्लोरीन, डी ऑप्शन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड में भी बताना, में हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनमें किसकी होगी, तो नियोन में होते भैया 10 इलेक्ट्रॉन और एक 11, मतलब ये हो गया मेरा सोडियम।
यहां पर तो 10 इलेक्ट्रॉन ही है, नियोन ही है, ठीक है। उसके बाद 3s2 3p3, मतलब भैया ये क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन, 2 12 12 3 15 15 किसका होता है, फॉस्फोरस का। 10 2 12 12 और 6 18 18 होता है मेरा हीलियम नियोन अर्गोन का। भैया किसका होता है, अर्गोन का। तो मुझे बताओ ये नियोन है, क्या ये थर्ड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है, ये तीनों थर्ड पीरियड के लोग हैं, बट नियोन मेरा क्या है, सेकेंड पीरियड का है। तो टॉप टू बॉटम आने पर तो हमारी एटॉमिक साइज बढ़ती है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। मतलब ये तीनों थर्ड पीरियड वाले हैं, थर्ड पीरियड के हैं, तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी कि ज्यादा होगी, इनकी कम होगी। मतलब ज्यादा किसकी होगी, इसकी। और उन्होंने पूछा भी है हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, तो आंसर जाएगा हमारा बी वाला, ठीक है। आगे बढ़ते, बहुत क्वेश्चन है भैया। अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, इनका आयोनाइजेशन एनर्जी में अरेंज करो। तो भैया ये है हमारा कौन सा ग्रुप, 14th ग्रुप। ये कौन सा है हमारा 14th ग्रुप, कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली में तो इन दोनों का लफड़ा चलता है, तो करेक्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कार्बन की ज्यादा, सिलिकॉन देन जर्मेनियम और पीबी देन एसएन। अभी देखा, ये है हमारा 13th ग्रुप। तो 13th ग्रुप में भी आयोनाइजेशन एनर्जी में लफड़ा चलता है। किन किन के बीच में लफड़ा चलेगा भैया, ये तो क्या है कि हमें करेक्ट ऑर्डर ही दे दिया क्या, नहीं तो इसका मैं पूरे ही लिख देता। इसका क्या है, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम में लफड़ा चलता है, गैलियम की ज्यादा हो जाती है एल्यूमिनियम से, और बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, थैलियम की ज्यादा हो जाती है इंडियम से। ये बट करेक्ट पूरा ऑर्डर पूछेंगे तो ये हमारा थैलियम कहां पर उठ के आ जाता है, ये हमारा थैलियम उठ के आ जाता है सेकेंड नंबर पे, अभी लिखा है। तो बोरोन की ज्यादा, देन थैलियम, देन गैलियम, देन एल्यूमिनियम, देन इंडियम। तो ये ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। ये नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ, ये तो हमारा कौन सा ग्रुप है भैया, 15th ग्रुप है। कौन सा, 15th ग्रुप। भैया आयोनाइजेशन एनर्जी में केवल और केवल 13 और 14 ग्रुप में एक्सेप्शन है, उसके अलावा किसी ग्रुप में एक्सेप्शन नहीं है। तो टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज बढ़ती है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, मतलब ऑर्डर आ जाएगा ये वाला। और ये क्या है, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, ये तो हमारी सेकेंड पीरियड है। कौन सी है, सेकेंड पीरियड के लोग है। कभी सेकेंड पीरियड के लोग है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में लफड़ा चलता है, तो नाइट्रोजन की ज्यादा हो जाएगी ऑक्सीजन से, करेक्ट ऑर्डर आ जाएगा। कार्बन है ना, लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज कम होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। तो कार्बन, फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज्यादा किसकी हो जाएगी, नाइट्रोजन, देन फ्लोरीन। तो हमारा ऑर्डर आ जाएगा ये वाला। नेक्स्ट चलते हैं भैया, ये बेहद ही शानदार क्वेश्चन है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम मैग्नीशियम सिलिकॉन। इन तीनों की आयोनाइजेशन एनर्जी है 436, 737 एंड 1000 किलो जूल पर मोल। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम, इन तीनों की आयोनाइजेशन एनर्जी गिवन है और तुमसे एल्यूमिनियम की पूछा है। तो भैया मैं पहले इनको अरेंज कर देता हूं। थर्ड पीरियड के लोग हैं चारों, तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, ये हमारे थर्ड पीरियड के लोग। पहले इनकी करेक्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या आएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, mg की ज्यादा हो जाएगी एल्यूमिनियम से। तो सोडियम, देन एल्यूमिनियम, देन mg, देन सिलिकॉन। एक्सेप्शन था याद हो तो, थर्ड पीरियड का, इसमें यहां पर था, और फॉस्फोरस और किसमें, सिलिकॉन में भी, सॉरी फॉस्फोरस एंड सल्फर में, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम में लफड़ा चलता है, दोनों के एक्सचेंज हो जाएगी। तो अब उनने पूछा है द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एल्यूमिनियम इज, तो एल्यूमिनियम की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी। तो भैया एल्यूमिनियम की आयोनाइजेशन एनर्जी, सोडियम की उन्होंने दे रखी है 436, mg की दे रखी है 737, सिलिकॉन की दे रखी है 1000, सिलिकॉन की कितनी दे रखी है 1000। तो मुझे बताओ एल्यूमिनियम की क्या आएगी, एल्यूमिनियम की आएगी 436 एंड 737 के बीच में, तो बिटवीन 436 एंड 737 के बीच में आएगी हमारी एल्यूमिनियम की आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आता रहता है एग्जामों में, आएगा, देखते रहना, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेटेलिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है। तो मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर आयोनाइजेशन एनर्जी की मदद से हम कैसे समझते हैं, देखो। तो मुझे एक चीज बताओ, मेटल वो अच्छा, मेटल क्या होता है, इजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, आसानी से, जो लेफ्ट साइड होते हैं वो पीरियोडिक टेबल में वो मेटल, राइट साइड वाले नॉन मेटल। तो मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं,
मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकते हैं, तो मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? ज्यादा नहीं, कम। मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? कम। नॉन मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? ज्यादा, क्योंकि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं करता है, नॉन मेटल तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। ठीक है भैया, तो ये मेरा मेटल है, ये लेफ्ट साइड, ये मेरी पीरियोडिक टेबल का, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड मेटल, राइट साइड नॉन मेटल। तो मेटल से नॉन मेटल, मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, तो उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम, नॉन मेटल की ज्यादा। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। अच्छा, मेटल से नॉन मेटल की तरफ जा रहे तो इधर हमारा मेटलिक कैरेक्टर ज्यादा है, बट इधर जाते 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 हमारा नॉन मेटलिक कैरेक्टर हो गया। मतलब मेटल से मैं नॉन मेटल की तरफ जा रहा हूं, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर मेरा मेटलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो मेटलिक कैरेक्टर कम हो रहा है, इसका मतलब नॉन मेटलिक कैरेक्टर ज्यादा हो रहा है। अच्छा, मेटल की जो ऑक्साइड होती है वो कैसी होती है? मेटल की बेसिक और नॉन मेटल की एसिडिक। तो भैया इनकी बेसिक ऑक्साइड होती है, तो लेफ्ट से राइट जाने पर क्या मेरा बेसिक कैरेक्टर कम हो रहा है? इनकी बेसिक ऑक्साइड होती है, इनकी एसिडिक होती है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारा बेसिक कैरेक्टर कम हो रहा है। इसका मतलब क्या है? एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो ये मेरा लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, मेटलिक कैरेक्टर कम, बेसिक कैरेक्टर कम। तो आयोनाइजेशन एनर्जी बेसिक कैरेक्टर और मेटलिक कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सेम टू सेम देखेंगे टॉप टू बॉटम में। टॉप टू बॉटम में क्या होगा? एटम की साइज बढ़ेगी, आयोनाइजेशन एनर्जी कम। यहां एटम की साइज कम है, यहां एटम की साइज ज्यादा है। एटम की साइज ज्यादा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी। मुझे बताओ, अच्छा मेटल कौन होगा? जो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, मतलब उसका मेटलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो ये लोग की साइज छोटी है तो अट्रैक्शन ज्यादा, आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे क्या? नहीं। बट जैसे जैसे नीचे आएंगे साइज बढ़ेगी, आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे, आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे तो उनका मेटलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब नॉन मेटलिक कैरेक्टर कम और बेसिक कैरेक्टर भी हमारा ज्यादा रहेगा टॉप टू बॉटम जाने पर। तो एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इन दोनों को समराइज करके देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी के दोनों उलट है, मेटलिक कैरेक्टर भी उल्टा है और बेसिक कैरेक्टर भी। यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी कम है तो मेटलिक ज्यादा है, बेसिक ज्यादा है। तो तुम्हें पूछे जाएगा कि इनका मेटलिक कैरेक्टर कंपेयर करो या बेसिक करो। तो तुम्हें यदि आयोनाइजेशन एनर्जी पता है तो तुम आसानी से मेटलिक कैरेक्टर एंड बेसिक कैरेक्टर दोनों कंपेयर कर सकते हो। जरा आगे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं? अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर के ऑर्डर में अरेंज करो। तो मुझे बताओ भैया, ये तो फर्स्ट लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, क्या ये मेरा फर्स्ट ग्रुप है? फर्स्ट ग्रुप में टॉप टू बॉटम है। टॉप टू बॉटम मेरी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? टॉप टू बॉटम मेरी एटॉमिक साइज बढ़ती है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम। आयोनाइजेशन एनर्जी कम तो मेरा मेटेलिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर ज्यादा। बेसिक कैरेक्टर पूछा है तो बेसिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाता भैया। टॉप टू बॉटम आने पर बेसिक कैरेक्टर ज्यादा। बस तुम ये वाला रिलेशन याद रखना। अब तुम सोचोगे सर इतनी जल्दी क्यों पढ़ा रहे? क्योंकि बेटा टाइम हो चुका है कोचिंग बंद होने का, कभी भी लोक लग सकता है। फटाफट आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। अच्छा, एसिडिक कैरेक्टर भैया बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। बेरिलियम ऑक्साइड, बोरोन ऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो मुझे एक चीज बताओ, ये तो लेफ्ट टू राइट वाला है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज कम होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी तो मेटेलिक बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, तो एसिडिक कैरेक्टर कम होगा। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर एसिडिक कैरेक्टर हमारा कम होगा। तो ये हमारा ऑर्डर आ जाएगा। लेफ्ट टू राइट जाने पर एसिडिक कैरेक्टर हमारा, एसिडिक पूछा था क्या? पूछा क्या? एक बार चेक करते हैं। पूछा है एसिडिक कैरेक्टर। ये लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रहा है हमारा? लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक साइज कम, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा तो बेसिक कैरेक्टर कम और एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। बच्चों ये थोड़ा सा देखो, जल्दीबाजी में क्या हो जाता है, गलत हो जाता, और गलत तो मैं तुम्हें पढ़ा नहीं सकता कभी भी जीवन में। आगे बढ़ो फट से। कंपेयर मेटेलिक कैरेक्टर। अच्छा, अच्छा मेटल कौन होगा? टॉप टू बॉटम के ऑर्डर ये, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, हेली ना की रब से फरियाद, ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप।
टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज बढ़ेगी, एटॉमिक साइज बढ़ेगी तो मेटलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। अच्छा मेटल वो होता है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो ऊपर वाले और नीचे वाले में आसानी से इलेक्ट्रॉन नीचे वाले लूज करेंगे तो उनका मेटलिक कैरेक्टर ज्यादा, तो टॉप टू बॉटम जाने पर हमारा मेटलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो मेटलिक कैरेक्टर का दोनों ही ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप में आंसर ऑर्डर क्या जाएगा, ये वाला। नेक्स्ट है भैया कंपेयर नॉन मेटलिक कैरेक्टर। नॉन मेटलिक कैरेक्टर किसका करना है, ये मेरा है 17th ग्रुप, ये मेरा है 16th ग्रुप और शायद से ये मेरा है 15th ग्रुप। ध्यान से देख लो भैया। तो नॉन मेटलिक कैरेक्टर ये सब नॉन मेटल है। टॉप टू बॉटम जाने पर यदि मेटलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो नॉन मेटलिक कैरेक्टर कम होगा ना भैया, तो ये कम हो जाएगा, तो इनका ऑर्डर आ जाएगा भैया ऐसा। ये सारे ग्रुप है। एंड लास्ट क्वेश्चन है क्या, नहीं है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज थोड़ा जल्दी जाना था इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट खींचा है तुम लोगों को, बट फिर भी इन क्वेश्चन को तुम पोस्ट करके आराम से लिख सकते हो, इनके बाहर नहीं पूछेंगे। एक्सेप्शन जरूर याद कर लेना, आयोनाइजेशन एनर्जी के तीनों एक्सेप्शन जरूर याद कर लेना। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। सहयोग बना रहे।